नमस्कार दोस्तों। यूनिट 8 वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर हम सोशल पॉलिटिकल पार्ट देख रहे थे। आज का जो आपका पोर्शन है वो हम कार्ल मार्क्स समुदायवाद इसको आप पढ़ते हैं अपने यूनिट 8 के अंदर। थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट इसको समझना ज़रूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप इसकी समझ जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा हम कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या था, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत किससे प्रेरित था, वॉटएवर, ये सब कुछ हम पहले चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि जब ये एजुकेट हुए, ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने फिलॉसफी की डिग्री ली, फिलॉसफी के अंदर काम करने के बाद इन्होंने सोसाइटी के अंदर काम करने की सोची। तो उस दौरान उन्होंने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर के अंदर काम करना शुरू किया। उसका नाम हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था जिसमें काम करते थे। नाम था राइन। राइन न्यूज़पेपर में यह काम किया करते थे। 1848 में इन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र ये प्रकाशित किया। 1867 में डॉस कैपिटल इसका फर्स्ट सेक्शन या फिर फर्स्ट पार्ट इन्होंने पब्लिश किया। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं। चलिए, वैज्ञानिक समाजवाद या इसको हम कहें कि साइंटिफिक सोशलिज्म। अपने आप में साइंटिफिक वर्ड जब मैं कहता हूं वैज्ञानिक, तो आप कहते हैं सर विज्ञान की बात की गई है क्या? नहीं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यह वास्तविकता पर आधारित था, यह रियलिटी पर बेस्ड था। और दूसरी बात, अगर मैं कार्ल मार्क्स के वर्ड्स में कहूं, कार्ल मार्क्स इसे क्यों वैज्ञानिक कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहेंगे कि ये वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एविडेंसेस है। ये इतिहास के प्रमाणों के ऊपर आधारित होने के कारण वैज्ञानिक है। कार्ल मार्क्स कहता है मेरे सामने साइमन फॉरियर और ऑरेन की फिलॉसफी भी थी, लेकिन वो फॉरियर और ऑरेन की फिलॉसफी को मैं साइंटिफिक इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि उनकी फिलॉसफी या उनकी थ्योरी या उनका सोशलिज्म या उनका समाजवाद थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, कल्पनाओं पर आधारित है। कौन सी? साइमन फॉरियर और ऑरेन। नाम याद रखिएगा। इनकी फिलॉसफी को उसने, कार्ल मार्क्स ने, कभी भी साइंटिफिक नहीं माना क्योंकि उनके हिसाब से, कार्ल मार्क्स के हिसाब से, इन दोनों की फिलॉसफी प्रैक्टिकल नहीं थी, हाइपोथेटिकल थी। हिस्ट्री से इसका रिलेशन है कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी का। हिस्ट्री से मतलब क्या है? जब से सोसाइटी का इनोवेशन हुआ है, जब से सोसाइटी बनी है, तब से लेकर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्तमान, आज तक मतलब अभी तक नहीं, कार्ल मार्क्स जब ये बात कह रहे हैं उस वक्त तक, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं आज तक मैंने जो सोसाइटी के अंदर देखा है, जो समाजवाद मैंने देखा है, मैं उसी के आधार पर, उसी के बेस पे अपनी फिलॉसफी लगा रहा हूं। इसलिए मेरी फिलॉसफी वैज्ञानिक है क्योंकि यहाँ कल्पनाओं की कोई जगह नहीं है। यहाँ हर चीज टू द पॉइंट है, यहाँ हर थ्योरी लॉजिकल है, यहाँ हर थ्योरी प्रैक्टिकल है। इसलिए ये साइंटिफिक सोशलिज्म है। और ये साइंटिफिक सोशलिज्म कैसे है? तो इसको हिस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पर मार्क्स कहते हैं कि मैं बात करूंगा आपसे रेवोल्यूशन की, क्रांतिकारी कदम की, कि रेवोल्यूशन किसके ऊपर बेस्ड होगा? ये आपका वर्ग संघर्ष के ऊपर बेस्ड होगा कि जो अलग अलग क्लासेस के बीच में आपसे डिस्प्यूट होंगे, इंटरनल डिस्प्यूट्स होंगे क्लासेस के बीच में, उस पर बेस्ड है आपका रेवोल्यूशन। अच्छा, इंटरनल डिस्प्यूट किस लिए होता है? तो उसके लिए मार्क्स कहते हैं कि जो आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य मतलब एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं आपके, उसकी जो थ्योरी है, उसके ऊपर बेस्ड है वर्ग संघर्ष, उसी से वर्ग संघर्ष होता है। अतिरिक्त मूल्य का आर्थिक सिद्धांत, ये किससे बेस्ड होगा? आर्थिक सिद्धांत बेस्ड होगा हिस्ट्री की, हिस्ट्री की इकोनॉमिकल जो वैल्यूज है, इकोनॉमिकल जो थ्योरीज है, उसके ऊपर बेस्ड है आपकी आर्थिक सिद्धांत। अच्छा, आर्थिक व्याख्या हिस्ट्री की, ये किस पर बेस्ड है? ये वापस से मार्क्स और हीगल के भौतिकवाद के ऊपर बेस्ड है। द मेटलिस्टिक थ्योरी ऑफ मार्क्स एंड हीगल, या फिर इसको मैं कहूं द डायलेक्टिक मेटलिस्टिक थ्योरी ऑफ मार्क्स एंड हीगल, इसके ऊपर आपकी आर्थिक व्याख्या बेस्ड है। इट मीन्स एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई है। अगर आपको क्रांतिकारी कदम तक जाना है तो आपको वर्ग संघर्ष से गुजरना होगा। वर्ग संघर्ष पैदा होता है जब हम एक्स्ट्रा चार्जेस की थ्योरी अपनाते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों आते हैं? क्योंकि हिस्ट्री में हमने सीखा है, हिस्ट्री की जब इकोनॉमिकल थ्योरीज हमने पढ़ी तो वहां पर ये फिलॉसफी थी। तो ये फिलॉसफी आई कहां से? तो ये मार्क्स और हीगल के डायलेक्टिक मेटलिस्टिक द्वंदात्मक भौतिकवाद की पद्धति पर आधारित है।
ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इस पूरी फिलॉसफी के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। फर्स्ट है मेटलिज्म, भौतिकवाद, मेटलिस्टिक वर्ल्ड जिसको आप कहते हैं। हीगल के अनुसार, हीगल क्या कहते हैं कि जो ये पूरा यूनिवर्स है, जो पूरी सृष्टि है, इसका बेसिक एलिमेंट की अगर बात करूं, मूल तत्व की मैं बात करूं, तो या तो वो चेतना होगा या विश्व आत्मा होगा। कॉन्शियसनेस को इन्होंने माना, लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं नहीं, सृष्टि का मूल तत्व चेतना तो नहीं हो सकता। अगर चेतना होता तो ये दुनिया रुकती ही नहीं, ये चलती जाती चलती जाती चलती जाती। लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर एक स्थायित्व भी है, स्टेबिलिटी भी है, तो ये जड़ तत्व से बनी हुई है। और यहाँ जड़ की जो बात की जा रही है वो फिलॉसफिकल वाला जड़ नहीं है, प्रैक्टिकलिटी वाला जड़ है। जड़ का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपकी आसपास का सिनेरियो है, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी बात यहाँ पर मार्क्स कर रहे हैं। मार्क्स कहेंगे कि जब एक प्रोड्यूसर, जब एक उत्पादन करने वाली प्रणाली के अंदर परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन हो जाता है। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आज मान लीजिए इंडिया के अंदर प्रॉपर वैल्यू के अंदर दूध का प्रोडक्शन होता है, तो इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर दूध का प्रोडक्शन खत्म हो जाए, कम कर दिया जाए, या उसमें केमिकल मिला दिए जाए, या दूध पूरे इंडिया पर रिएक्शन करना शुरू कर दे, तो मार्केट कैसा होगा? तो जब उत्पादन करने की प्रणाली के अंदर चेंजेस आएंगे तो समाज में भी परिवर्तन आएगा। एक समय था जब दूध की कोई कीमत नहीं थी। गांव के अंदर आज भी आप जाएंगे तो गांव में दूध और छाछ की कोई कीमत नहीं है। आप किसी के भी घर में जाकर दूध और छाछ मांग कर ला सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे हमने उसके प्रोडक्शन के तरीके बदले, शहरों के अंदर उनकी कीमत है। समाज में भी परिवर्तन आता है। ये साइकोलॉजिकल भी होता है, ये प्रैक्टिकल भी होता है, ये हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, लेकिन समाज में परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन जो है द्वंदात्मक पद्धति से आता है, डायलेक्टिक मेथड से आता है। कैसे? द डायलेक्टिक मेथड ऑफ कार्ल मार्क्स, द्वंदात्मक पद्धति। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है मार्क्स की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ मान लीजिए, या बेसिक एलिमेंट मान लीजिए, या बेस मान लीजिए। हालांकि हीगल की जो फिलॉसफी थी डायलेक्टिक की, वो उनसे इंस्पायर्ड थे आपके कार्ल मार्क्स। ठीक है, उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे ये। इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब मैं द्वंदात्मक भौतिकवाद कहता हूं तो द्वंदात्मक शब्द जो है, जो द्वंदात्मक शब्द है, ये सृष्टि के विकास की बात करता है, जहां पर एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी हो रहा है। और जब मैं भौतिकवाद की बात करता हूं तो ये सृष्टि के मूल तत्व को समझाता है कि ये पूरी सृष्टि का मूल तत्व जो है वो मेटलिज्म है, भौतिकवाद है। द्वंदात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया, हीगल यह मानकर चलते हैं कि समाज की प्रकृति डायरेक्ट नहीं होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती है, वो ऊपर नीचे, इधर उधर, टेढ़ी मेढ़ी, इस तरीके से समाज चलता है। समाज को चलने का कोई प्रॉपर वे नहीं होता, ये हीगल का मानना था। हीगल कहता है कि समाज कहीं से आप देखेंगे बहुत ऊंचा है, कहीं से आप देखेंगे बिल्कुल नीचा है, तो समाज इस तरीके से चलता है। हीगल की माने तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चलता है। और इसके 3 पार्ट्स भी होते हैं, वाद है, प्रतिवाद है, संवाद है। वाद, प्रतिवाद, संवाद। मार्क्स की द्वंदात्मक पद्धति का भी यही कहीं ना कहीं यही फिलॉसफी मार्क्स ने भी फॉलो की। मार्क्स कहते हैं इसके अंदर कि हीगल का दर्शन जो है उसमें 3 चीजें हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। गेहूं के पौधे से आप इसको एग्जाम्पल लीजिए। गेहूं का एक दाना मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझिए, गेहूं का दाना है, एक गेहूं का पौधा है, और एक गेहूं का पौधा खत्म हो गया। 3 अलग अलग स्टेजेस मैंने देखी। गेहूं का दाना मुझे दिखाई दिया, वो हो गया वाद। ठीक है, भूमि पर वो देने के बाद जब पौधा निकल रहा है तो ये प्रतिवाद। और तीसरा, जब उसमें बाली आ गई है, पक गया है और दाना बन रहा है और पौधा सूख कर अब खत्म होने वाला है, वो हो गया संवाद। वाद, जब बीज डालकर अब पौधा निकल रहा है। प्रतिवाद, जब पौधा निकल चुका है। संवाद, जब बीज पक चुका है, गेहूं पक चुका है, प्रॉपर उसकी फाइनल स्टेज, फिनिशिंग स्टेज हो चुकी है उसके, संवाद। मतलब वाद से कहानी शुरू होती है, संवाद तक कहानी जाती है। संवाद प्योरीफाई फॉर्म है, संवाद लास्ट फॉर्म है, वाद स्टार्टिंग फॉर्म है, प्रतिवाद मिडिल फॉर्म है। प्रतिवाद में
प्योरिटी है, लेकिन वहां पर इम्प्योरिटी भी बहुत है। वाद के अंदर केवल इम्प्योरिटी है, संवाद प्रॉपर प्योर है। मार्क्स कहते हैं इसको मैं फिजिकल वर्ल्ड पर अगर अप्लाई करने की कोशिश करूं तो जो पूंजीवाद है आपका, वो वाद है, वहां पर इम्प्योरिटी बहुत है। सर्वहारा वर्ग जो है आपका, जो आपकी सोसाइटी के क्लासेस हैं, वो हम प्रतिवाद कह सकते हैं, वहां प्योरिटी और इम्प्योरिटी दोनों है। बट सबसे प्योर फॉर्म सोसाइटी की है, वो है सोशलिज्म, साम्यवाद, वो है संवाद। इसके 3 इन्होंने नियम बताए। विपरीतताओं की एकताओं के बीच में संघर्ष का नियम। आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, तो ऐसे में हमारे बीच में संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। द्वंदात्मक का मतलब क्या है? डाइलेक्टिक। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो डाइलेक्ट्रिक, एक मैग्नेट लेती हैं हम, एक मैग्नेट होती है, एक तरफ पॉजिटिव उसका भाग है, एक तरफ उसका नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। दो अलग अलग उसके ध्रुव हैं, दो अलग अलग उसके अंदर चार्जेस हैं, प्लस और माइनस। सेम एज सोसाइटी के अंदर भी इसी तरीके से हम एक क्रिएशन करते हैं। सोसाइटी का वो भाग जो बहुत ज्यादा रिच है, जो कि सोसाइटी के अंदर फाइनेंशियली, रेस्पेक्टफुली बहुत ज्यादा रिच है, वो है ये क्लास। दूसरा है मजदूर क्लास, जो केवल लेबर का काम करता है, जिसके पास पैसा भी नहीं है, जिसके पास इज्जत भी नहीं है। मतलब इसके पास रोटी कपड़ा मकान तीनों नहीं है, और इसके पास रोटी कपड़ा मकान इतना सारा है, ये पूरी दुनिया को पहना सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हमेशा विपरीत के बीच में संघर्ष होगा। दूसरा, परिमाण से गुण की ओर परिवर्तन होते रहते हैं, हमेशा परिवर्तन होते रहेंगे। और थर्ड, निषेध का भी निषेध नियम। द्वंदात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं, इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, इसके अनुसार विश्व स्वतंत्र है तथा वस्तुओं का संग्रह मात्र नहीं है, विश्व तो एक समग्र इकाई है। दूसरा, प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। तीसरा, वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। और चौथा, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, शीघ्रता के साथ अचानक से हो जाता है। मतलब किसी वस्तु के अंदर अगर मैं उसके गुणों की बात करूं, उसके फैक्टर्स की बात करूं, तो उसमें सडनली चेंज होता है, अचानक से चेंज होता है, धीरे 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 नहीं होता। नेक्स्ट, अलगाव का सिद्धांत। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में मानव और मानवता की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए जिस सिद्धांत की स्थापना की, वही सिद्धांत कहलाया अलगाव का सिद्धांत। मार्क्स ने अलगाव को संपत्ति का सबसे बुरा प्रभाव के रूप में माना। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर और पूंजीपति दोनों ही अलगाव के शिकार होते हैं। अलगाव का बेसिकली मतलब आप इसको मान के चलिए कि ये एक डिस्प्यूट है। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के अंदर मानव और उसकी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए, मानव और उसकी समस्याओं का विश्लेषण समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी भी प्रॉब्लम है और मेरी जो लाइफ है, मेरी जो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है, उन दोनों को जब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे अलगाव से ही करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करता है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य में दो विशेषताएं हैं। पहला तो वो क्रिएटर है, उसमें सौंदर्य बोध है। ठीक है, वो निर्माता है। पहली बात तो वो क्रिएट करता है, और दूसरा वो सौंदर्य का बोध भी करता है। मतलब वो देखने वाला भी है और वो बनाने वाला भी है। मार्क्स ने अलगाव के कारण व्यक्तिगत संपत्ति, जो आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, व्यक्तिगत संपत्ति के ऊपर आधारित पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में श्रम के विभाजन एवं उत्पादन संबंधों को खोजा। मार्क्स कहते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति जो है आपकी, उसके ऊपर आधारित समाज में व्यक्ति संपत्ति को पैदा करने और उसकी वृद्धि करने की होड़ में लगा रहता है। अलगाव को किस तरीके से समझे हम, कैसे एलोबरेट करें अलगाव को? तो कार्ल मार्क्स कहता है अलगाव को समझने के लिए आपको 4 अलग अलग स्टेप समझनी होगी। हम 4 अलग अलग स्टेप से अलगाव को प्राप्त करते हैं। अलगाव का मतलब क्या है? डिस्प्यूट। अलगाव का मतलब क्या है? दूरी। अलगाव का मतलब क्या है? अपनों से दूरी। अलगाव का मतलब है संपत्ति से दूरी। अलगाव का मतलब है समाज से दूरी। अलगाव का मतलब है प्रकृति से दूरी। अलगाव का मतलब है एकांत। और ये सबसे बुरी चीज, पहला अलगाव है मानव का प्रथम अलगाव। उत्पादन प्रक्रियाओं से कट गए हम। अब हमें खेती नहीं करनी, हमें मछली नहीं पकड़नी, हमें सब कुछ घर में चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? सभी लोग अगर खेती करना छोड़ दें तो गेहूं कहां से आओगे? इंटरनेट से डाउनलोड करोगे? नहीं, भूखे मर जाएंगे। ये पहला 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 अलगाव है।
प्राइमरी स्टेज के ऊपर आप कैसे अलगाव पैदा करते हैं? जब आपने प्रोडक्शन से हाथ खड़े कर लिए कि प्रोडक्शन नहीं करें। दूसरा, पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का प्रकृति के साथ अलगाव, नेचर के साथ अलगाव। इसके अंदर क्या होता है? मजदूर अपनी श्रम शक्ति को बेचता है और जो फैक्ट्री का मालिक है वो अपने अकॉर्डिंग आपसे काम करवाता है। मान लीजिए मुझे मटका बनाना बड़ा अच्छा आता था। आपने कहा कि सर एक काम करो, मेरे पास जूते बनाने की फैक्ट्री है, आप इस फैक्ट्री में आओ, मैं आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, जूते बनाओ। मैं जूते बना रहा हूँ, लेकिन धीरे 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 जो मटके बनाने का टैलेंट मेरे अंदर था, जो मेरी नेचर था मटका बनाने का, वो खत्म हो जाएगा। फिर मैं मटका नहीं बना पाऊंगा और उसका रिजल्ट क्या होगा? कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब मटका बनाने वाला बचेगा ही नहीं। तो ये प्रकृति से अलगाव, अपने बेसिक नेचर के साथ अलगाव हो गया। तीसरा, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में इतनी ज्यादा कंपटीशन है, इतनी ज्यादा प्रतियोगिता है कि मनुष्य अपने सहकर्मी से, अपने पार्टनर से भी कट जाता है। इसको किस तरीके से समझेंगे? कंपटीशन इतना ज्यादा है, मैंने आपसे कहा कि मेरी फैक्ट्री में अभी कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन मतलब मुझे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना है, बहुत बड़ा ऑर्डर है मेरे पास। 3 महीने में मुझे 6 महीने का काम करना है। तो जो लोग 12 घंटे काम कर रहे थे वो 24 घंटे काम करेंगे। मैं आपको पैसा भी दूंगा, खाना भी दूंगा, सब कुछ यहीं पे दूंगा। आपने कहा सर ठीक है, हम 3 महीने यहीं काम करेंगे। तो ऐसे में क्या आप अपनी फैमिली से मिल पाएंगे? नहीं। आप अपने ही सहकर्मी से, अपनी ही फैमिली से कट जाएंगे। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे होंगे जो पार्ट टाइम ही करेंगे, कुछ लोग फुल टाइम करेंगे। फुल टाइम करने वाला पार्ट टाइम से नहीं मिलेगा, पार्ट टाइम वाला फुल टाइम से कम मिलेगा। इस तरीके से आपस में रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। लेकिन बिजनेसमैन ये क्यों चाहता है? क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ता रहे। और जब ये 3 चीजें होगी, कौन-कौन सी? फर्स्ट, मैंने प्राइमरी प्रोड्यूसर जितने भी सेक्टर्स हैं उसको दूर कर दिया। मैंने अपने नेचर को दूर कर दिया, मैंने अपने परिवार को दूर कर दिया। तो फाइनली आप डिप्रेशन में चले जाएँगे और आप अपने आप से भी अलग हो जाएँगे। तो ये चौथा अलगाव, अपने आप से भी अलग होना। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वही बात है, अमीर और गरीब हमेशा लड़ते रहेंगे। मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही एक उपसिद्धि है। मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में देखी कि समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्ग अस्तित्व में रहते हैं। समाज में विरोधी आर्थिक वर्ग हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। मतलब एक समाज के अंदर अगर बहुत अमीर लोग हैं तो उसी समाज में उसी वक्त बहुत गरीब लोग भी रहेंगे। ये नेचर है, ये सोसाइटी का एक फॉर्म है। एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, जो मालिक है, जो सेठ है, जो पैसे वाला है। और दूसरा वो जो केवल लेबर क्लास है, केवल शरीर की मदद कर सकता है, शरीर से आपकी हेल्प कर सकता है बस। नियम के अनुसार पहला वर्ग दूसरे का शोषण करेगा, उससे काम करवाएगा, उससे मेहनत करवाएगा, उससे मजदूरी करवाएगा, उसे टॉर्चर करेगा, उसका एक्सटॉर्शन होगा। एक ना एक दिन दूसरी क्लास जो है, जो मजदूर क्लास है, वो सुनती रहेगी, सुनती रहेगी, सुनती रहेगी। फिर उसके अंदर अमिताभ बच्चन की आत्मा आ जाएगी और वो उसके खिलाफ आवाज उठा देगी। समाज के अंदर जब एक वर्ग दूसरे वर्ग का एक्सटॉर्शन करता है, शोषण करता है, उसे उसके नेचर से दूर कर देता है, उसे उसकी फैमिली से दूर कर देता है, कहीं ना कहीं उसके सपने अधूरे छोड़ देता है, तो वो क्लास उसके खिलाफ रेवोल्यूशन कर देती है, क्रांति कर देती है। क्या किया जाए? कार्ल मार्क्स कहता है इसका एक ही सॉल्यूशन है। एक ऐसी सोसाइटी बनाइए जहां ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना पतला है, ना मोटा है, ना गोरा है, ना काला है। वर्ग विहीन समाज, जहां क्लासेस है ही नहीं, जहां क्लास है ही नहीं, सब बराबर है। प्रैक्टिकलिटी में देखें तो पॉसिबल नहीं है, बट अपने आप में सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है? समुदायवाद, कम्युनिटिज्म जिसको हम कहते हैं, चार्ल्स टेलर, सैंडल, इन फिलोसफर्स ने 1840s के अंदर के आसपास इस फिलॉसफी को खड़ा किया। और सबसे पहले जो यूज था इस वर्ड का 1814 के अंदर गुडविन बॉम्बे ने इसका यूज किया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार सभी मूल्यों का सोर्स जो है वो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि ग्रुप है। आपकी कोई एथिक्स नहीं है, हाँ आपकी सोसाइटी की एथिक्स हो सकती है।
हम कहते हैं साहब ये समाज, जैसे हम कहते हैं कि एक समाज जो है हमेशा बुर्का पहनता है, एक समाज जो है हमेशा तिलक लगाता है, एक समाज जो है हमेशा पगड़ी पहनता है, एक समाज जो है हमेशा ये करता है, एक समाज जो है हमेशा वो करता है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि ये व्यक्ति ही समाज है। नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल आप एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी है, नॉट अ सोसाइटी। आप समाज नहीं है, आप समाज का हिस्सा है। व्यक्ति का अपना अस्तित्व, उसकी सारी क्षमताएं, उसकी पावर, उसकी कैपेबिलिटी, उसका एग्जिस्टेंस समाज ने उसे दिया है। ठीक है, तो यह है समाजवाद। सार्वभौमिकतावाद, यूनिवर्सलिटी जिसको हम कहते हैं, सार्वभौमिकतावाद। समुदायवाद के संदर्भ में सार्वभौमिकतावाद का नियम कांट ने दिया, इसको याद रखिएगा बस। ये इमैनुअल कांट ने दिया था, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ने लायक, यहाँ पे कंसेप्ट समझाता हूं। इन्होंने सार्वभौमिकता को नैतिक और नैतिकता की दृष्टि से उपयोगी माना। सार्वभौमिकतावाद कांट के अनुसार जब हम विशेष एथिकल रूल्स, नैतिक नियमों के आधार पर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ एक्ट कर रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं, तो वे पूर्णतया वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष होने चाहिए। मैंने कहा कि गुनहगार को सजा मिलेगी, और अगर मुझे पता चला कि गुनहगार मेरा दोस्त है तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, तू भाग जा यहां से। ऐसा नहीं होना चाहिए। कांट कहता है कि जो एथिकल रूल्स हैं वो यूनिवर्सल होने चाहिए, सार्वभौमिक होने चाहिए, तभी जाकर सोसाइटी के अंदर एथिकल रूल डेवलप हो सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं, सरवाइव हो सकते हैं। अदरवाइज एथिक्स खत्म हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम कुछ अपने स्पेसिफिक लोगों के लिए अलग रूल बना लेते हैं और बाकियों के लिए अलग रूल बना लेते हैं। अमीरों के नियम अलग, गरीबों के नियम अलग। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप और मैं रेड लाइट पर रुकेंगे, लेकिन कोई नेता मिनिस्टर रेड लाइट पर नहीं रुकता है, बल्कि हमें और रोक देता है। ये गलत, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट ये गलत है। सार्वभौमिकतावाद ये कहता है अगर एक रूल सोसाइटी में बना दिया गया तो सभी लोग उसे फॉलो करेंगे। अगर रेड लाइट पे रुकना है तो रुकना है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक मजदूर हो। तभी सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी आ पाएगी, तभी सोसाइटी के अंदर फ्रीडम आ पाएगी। विशेषवाद विशेष परिस्थितियों में, स्पेसिफिक कंडीशन में ये तय करेगा कि हमें अब क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे नहीं नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी है, प्राइम मिनिस्टर एक स्पेसिफिक टाइम में निकलता है, रोज थोड़ी घूमता रहता है, और उस स्पेसिफिक टाइम में उसके पास काम का बर्डन ज्यादा है, तो उसको रेड लाइट पे नहीं रुकना है। दैट इज कॉल्ड विशेषवाद। स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स बना सकते हैं, ये विशेषवाद कहता है कि साहब एक व्यक्ति है, वो एक विशेष टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में अलग अलग प्रथाओं को लागू कर सकता है, हटा सकता है विशेष परिस्थिति में। जैसे मान लीजिए नॉर्मली आप लोग खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, बट एक विशेष परिस्थिति में घर पे एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाता है, तो कई बार आप वो चीजें भी खा लेते हैं जो आप नॉर्मली नहीं खाते हैं, क्योंकि विशेष परिस्थिति है। हम रूल तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम रूल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये विशेषवाद। फ्रेंड्स, बेसिक फंडा तो यही था जो हमने बात की, हमने सुना। यूनिट 8 का ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो चुकी है। अगर यूनिट 8 के अंदर कुछ पेंडिंग रह गया हो तो बता दीजिए। 2 दिन आगे, मतलब 1 तारीख से पहले मंथ एंड जो है आपका ये, जिसमें 29 और 30, ठीक है, 2 दिन है आपके पास, 29 और 30, आज का 29 और कल का 30 तारीख। इन 2 दिन आप देख लीजिए अब आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ पेंडिंग रह गया, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो मुझे आप बता दीजिए। 1 तारीख से फिर हम नई यूनिट शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।